हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। इन्वेस्टर की बुक में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आपको अकाउंटिंग करना है। और इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, तो जब आप इंटरेस्ट या डिविडेंड अर्न करने के लिए या आपकी वेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए जब हम लोग कोई भी किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। और एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिन पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होता है उनको बोलते हैं हम लोग फिक्स इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। और सेकंड, ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन पे हमको वेरिएबल रेट से डिविडेंड रिसीव होता है, उनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो फिक्स इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे नेम पे अगर फोकस करें तो फिक्स इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर या इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और वेरिएबल इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था अपन ने अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब फिक्स इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है वो अपन ने स्टार्ट किया था। तो अपन ने बोला था कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो परचेज के वक्त तो सिर्फ परचेज ही होता है, पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स को बुक वैल्यू से कम या ज़्यादा पे सेल किया तो आपको उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस होता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो क्या अकाउंटिंग होती है वो अपने को देखना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया तो क्या अकाउंटिंग होगा, उनको सेल करने पे अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ तो क्या अकाउंटिंग होगा वो देखना है। इसी तरह से ड्यू डेट्स पे कंपनी क्या करती है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करती है या डिविडेंड पेमेंट करती है। तो जब कंपनी से इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी। तो ये 4 ट्रांजैक्शन ऐसा कह सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर होते हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमको क्या करना पड़ता है, अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है तो उसका अकाउंटिंग देना पड़ता है, वैल्यूएशन देना पड़ता है और बैलेंस करना पड़ता है अकाउंट को हमको। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट परचेज सेल को समझने से पहले अपन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा था। क्या समझा था अपन ने, कुछ बेसिक टर्म यूज़ हम लोगों ने की थी, जैसे फेस वैल्यू। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड का कैलकुलेशन हमेशा किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। ड्यू डेट्स, तो ड्यू डेट्स क्या होती है, जिस पे कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट्स बोलते हैं। अगर ड्यू डेट एक ही है, अगर इन ए ईयर ड्यू डेट एक ही है, इसका मतलब क्या होता है कि पूरे साल का इंटरेस्ट कंपनी एक साथ पेमेंट करेगी। और अगर इन ए ईयर 2 ड्यू डेट्स हैं, इसका मतलब कंपनी क्या करेगी, 6 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू डेट्स पे पेमेंट करेगी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ट्रांजैक्शन डेट। तो ऐसी डेट जिस पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन डेट बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से ट्रांजैक्शन डेट के बाद हम लोगों ने एक टर्म यूज़ किया था, मार्केट प्राइस। तो जनरली मार्केट प्राइस क्या होता है, बायर सेलर को जो पेमेंट कर रहा है या सेलर को बायर से जो मिल रहा है वो मार्केट प्राइस है। ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट प्राइस, एक कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस और एक एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस। कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस मतलब उस मार्केट प्राइस के अंदर इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूडेड है। और एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वो मार्केट प्राइस है। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, ये वाला। और इस एग्जाम्पल में अपन लोगों ने क्या बात की थी याद है, अगर मान लो जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, अगर आपका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है और 2 ड्यू डेट्स हैं, एक 30 जून ड्यू डेट है और एक 31 दिसंबर ड्यू डेट है, जिन पे कंपनी 6 मंथ का क्या करती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है। और यहाँ पे हमने बोला था वाई अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर रहा है, एक्स को सेल कर रहा है। कब सेल कर रहा था, 1 दिसंबर को।
तो वाई ने अपने इन्वेस्टमेंट्स क्या किए थे, 1 दिसंबर को सेल किए थे। और प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जैसे 30 जून ड्यू डेट है, तो 30 जून ड्यू डेट है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी से लेके 30 जून 6 मंथ तक का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू डेट पे किसको मिल गया था, वाई को। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट पे जो इन्वेस्टमेंट थे वो किसके पास थे, वाई के पास थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 5 मंथ तक इन्वेस्टमेंट होल्ड किसने किए थे, वाई ने होल्ड किया। और उसके बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट्स क्या कर रहा है, एक्स को सेल कर रहा है। तो एक्स और वाई दोनों को ये पता है कि 31 दिसंबर ड्यू डेट है जिस पे कंपनी क्या करेगी, 6 मंथ का 31 दिसंबर ड्यू डेट है, और अपने को पता है कि कंपनी क्या करेगी, उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। तो इस केस में यहाँ पे 1 दिसंबर को ही क्या होगा पता है, वाई क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 5 मंथ का इंटरेस्ट भी मांगेगा, किससे, एक्स से। तो एज ए बायर आपको 2 पेमेंट करने पड़ेंगे। एज ए बायर आपको 2 पेमेंट करने पड़ेंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट का और एक इंटरेस्ट का। और एज ए सेलर आपको 2 पेमेंट रिसीव होंगे, एक तो किसका, इन्वेस्टमेंट का और एक इंटरेस्ट का। तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो ये जो 5 मंथ है, इस 5 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा पता है, एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, वाई को। और अगर वो मार्केट प्राइस के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है, अगर वो मार्केट प्राइस के साथ मिला के पेमेंट करता है तो हम बोलते हैं मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट क्या है, एडेड है। और अगर एक्स जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से करता है तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। पर एक चीज यहां पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की जरूरत है कि इस केस में अगर 2 ड्यू डेट्स के बीच में, अगर 2 ड्यू डेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली बायर को सेलर को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट ड्यू डेट जहां तक सेलर को इंटरेस्ट मिला है वहां से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक का इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बायर को सेलर को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो वो मार्केट प्राइस के साथ भी हो सकता है या मार्केट प्राइस के अलावा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में 5 मंथ का जो इंटरेस्ट है लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का, वो एक्स को क्या होगा, वाई को पेमेंट करना पड़ेगा। अब इस केस में हम लोगों ने बात की थी कि एट द टाइम ऑफ परचेज इन द बुक्स ऑफ बायर, एट द टाइम ऑफ परचेज इन द बुक्स ऑफ बायर अगर हम लोग बात करें तो पर अपने आप को बायर सोच के देखो तो 2 पेमेंट्स आप कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट के लिए और एक किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी पेमेंट कर रहे हो और इंटरेस्ट के लिए भी पेमेंट कर रहे हो। तो इस केस में हम लोग अपनी बुक्स में एंट्री क्या करते हैं, परचेज करते समय इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विथ कॉस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट टू बैंक, ये एंट्री फिक्स है। अब इन्वेस्टमेंट हमेशा डेबिट किससे होता है, कॉस्ट से, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है हमेशा लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक के इंटरेस्ट के। तो इस एंट्री को करने के लिए, मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इस एंट्री को करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की क्या होगा, कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। अगर आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है, अगर आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, अगर आपकी मार्केट प्राइस, सुन रहे हो, अगर आपकी मार्केट प्राइस जो है वो क्या है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब उस मार्केट प्राइस के अंदर इंटरेस्ट भी एडेड है, तो बेटा कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए मेरे को उसमें से इंटरेस्ट क्या होगा, अलग करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे निकालोगे कॉस्ट आप, तो आप कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ले लो, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए उनकी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो, ठीक है। अगर आपने परचेज करते समय ब्रोकरेज या स्टैम्प ड्यूटी जैसा कोई एक्सपेंस किया तो वो ऐड हो जाएगा, और आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा लास्ट ड्यू डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक। और इंटरेस्ट जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमको 3 चीज़ें चाहिए होती है, अमाउंट, रेट और पीरियड। तो यहाँ इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड डिवाइड बाय 12, एंड पीरियड शुड बी फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। हमेशा अपने आप को समझाओ कि बायर क्यों इंटरेस्ट देगा, क्योंकि सेलर को लास्ट जो ड्यू डेट निकली है ना वहीं तक इंटरेस्ट मिला है, वहां से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक का जो इंटरेस्ट है ना
वो बायर को पहले सेलर को देना पड़ेगा, फिर कंपनी से बायर को क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। समझ में आया? और अगर यही आपकी मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मैं फिर बोलना चाहूँगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट तो 100% पेमेंट होगा ही होगा। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इफ़ योर मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट अलग हो रहा है और इंटरेस्ट के लिए अलग से एडिशनली क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो इस केस में कॉस्ट कैलकुलेट करते समय सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट एडेड नहीं है तो इंटरेस्ट लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आप एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो, उसमें ब्रोकरेज या परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो वो आप ऐड कर दो, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आया? और आपको इसके अलावा क्या होगा, एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही एडिशनल इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का कैलकुलेट होगा। तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज इनटू रेट इनटू पीरियड डिवाइड बाय 12 करके निकालना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि अच्छा, सिमिलर क्या है कि इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर दो ड्यू डेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। लॉजिक वही है, लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट। और अब सोचो कि अगर मान लो आपकी लास्ट ड्यू डेट 30 जून है, इफ़ योर लास्ट ड्यू डेट इज 30 जून, आपकी जो लास्ट ड्यू डेट है वो क्या है, 30 जून है। सुन रहे हो? आपकी लास्ट ड्यू डेट 30 जून है और 1 जुलाई को अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज सेल किया तो फिर उस केस में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ड्यू डेट जो निकली है वहाँ तक का इंटरेस्ट ऑलरेडी सेलर को मिल चुका है, इसलिए फिर उस केस में इंटरेस्ट नहीं निकलता है। और वैसे भी देखें कि 30 जून ड्यू डेट है और 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो सेलर को उस डेट तक का सारा इंटरेस्ट कंपनी से मिल चुका है, तो बायर से एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, अदरवाइज तो होगा ही होगा। समझ में आया? अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन 1 दिसंबर मिस्टर एक्स परचेज 500 on 1st December Mr. X purchased 500 12% debenture at the rate of 108। ठीक है? और ड्यू डेट जो है इन ट्रांजैक्शंस पे, अगर हम लोग ड्यू डेट की बात करें तो ड्यू डेट इक्वल्स टू एक 30 जून है और एक 6 मंथ के बाद 31 दिसंबर है। ठीक है? और आपको क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट इफ फर्स्ट मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट और सेकेंड मार्केट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑन 1 दिसंबर, ये ट्रांजैक्शन डेट है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टर है, परचेज 500 नंबर ऑफ डिबेंचर 12% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 108, और इनका जो ड्यू डेट है वो क्या है, एक 30 जून और एक 31 दिसंबर है। और आपको बोला कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज इफ मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट और सेकेंड इज इफ मार्केट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट। ठीक है? तो फर्स्ट अगर अपन बात करें कि इफ मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट, थोड़ा सा अपने आप को समझाओ कि अगर अपना मार्केट प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट है, मतलब मार्केट प्राइस के अंदर इंटरेस्ट भी क्या है, एडेड है। तो मैं क्या लिखूंगा पता है, कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने परचेज किए, 500, और मल्टीप्लाई बाय आपकी मार्केट प्राइस 108 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट से। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें
तो 500 मल्टीप्लाई बाय 108 के हिसाब से 54,000। क्या ये 54,000? ये मार्केट प्राइस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, प्लस ब्रोकरेज वगैरह कोई हो तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या करना है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक? लास्ट ड्यू डेट 30th जून। लास्ट ड्यू डेट जो है वो कौन सी है? 30th जून। तो 30th जून टू 1 दिसंबर। तो 30th जून से 1 दिसंबर तक की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कितने मंथ हो गए? 5 मंथ। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 500 डिबेंचर्स हैं, एक का फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 लें तो 50,000 हो गया, इनटू रेट आपको दी हुई है कितनी है? 12%, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5/12। तो 50,000 की फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट है, इनटू 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 5 के हिसाब से 2500 का इंटरेस्ट जो है वो बायर सेलर को पे कर रहे हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन 54,000। तो 54,000 में से अगर मैं 2500 माइनस करूं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया उनकी कॉस्ट कितनी है? 51,500। तो इस केस में अगर अपन एंट्री करें, इस केस में अगर हम लोग एंट्री करें, क्या एंट्री करेंगे बताओ? इस केस में अगर हम लोग परचेज की एंट्री करें तो क्या करोगे पता है? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 51,500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,500 और टू बैंक जो भी टोटल आपने पेमेंट किया है। तो इस चैप्टर में हमको 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और इसी को अगर मैं अटेम्प्ट करूं, इफ मार्केट प्राइसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट से, तो मैं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैं क्या करूंगा पता है? एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। तो ये जो अब 54,000 है ना, ये तुम्हारी क्या हो गई? एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस हो गई, ठीक है। ब्रोकरेज वगैरह कुछ होता तो ऐड हो जाता, और यही आपके लिए क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि ये पेमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब ये सिर्फ किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब यहाँ पे क्या होगा पता है? एडिशनल इंटरेस्ट निकलेगा अलग से, और एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वही लास्ट ड्यू डेट 30th जून से लेके 1 दिसंबर। एकदम लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि सेलर को उन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कहाँ तक मिला। सेलर को उन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला कहाँ तक? 30th जून तक। तो 30th जून से 1 दिसंबर, तो जुलाई से काउंट करना है ना, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इंटू 5/12। तो अगर अपन बात करें तो 50,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 12 इंटू 5 के हिसाब से 2,500 रुपये का इंटरेस्ट क्या होगा? एडिशनली पेमेंट होगा। और अब अगर यहाँ पे मैं एंट्री करूँ तो मैं एंट्री क्या करूँगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ वही 12, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से करोगे आप? 54,000 जो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने पे करोगे? 2,500 पे, और जो 56,500 है ये तुम्हारा टोटल पेमेंट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट ऐसा ले सकते हैं हम लोग, ऑन 1 अगस्त 15% डिबेंचर्स 1,500, रुको, ऑन 1 अगस्त 300
15% debentures are purchased at the rate of 107 और ब्रोकरेज है आपका 2% और ड्यू डेट आपको गिवन है 31 मार्च और 30 सितंबर। करना क्या है तुमको यहाँ पे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज इफ मार्केट प्राइस इज फर्स्ट कम इंटरेस्ट और सेकंड एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल पॉइंट और ले लिया, ब्रोकरेज। तो अगर आप एसेट्स परचेज करते समय कोई ब्रोकरेज पेमेंट करेंगे तो उससे आपके एसेट्स की कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एंट्री करने से पहले आपको क्या होगा, कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ मार्केट प्राइसेस कम इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ मार्केट प्राइसेस कम इंटरेस्ट। हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं जब हमारी मार्केट प्राइस क्या हो, कम इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो। तो 300 इंटू 107, 300 इंटू 107 के हिसाब से 32,100, ठीक है। प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज हमेशा कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पे। तो इट डजेंट मैटर कि मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज का कैलकुलेशन हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। तो 32,100 का 2%, तो 32,100 का 2% कैलकुलेट करोगे तो 642, ठीक है। ये ब्रोकरेज हो गया और इसमें से अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। अब सोचो एक बार, ट्रांजैक्शन 1 अगस्त को हो रहा है, इससे जस्ट पहले कौन सी ड्यू डेट निकली होगी, तो 31 मार्च इससे पहले निकली है। मतलब 31 मार्च तक का सेलर को इंटरेस्ट क्या मिला है। तो इस केस में अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो लास्ट ड्यू डेट मैं लिखूंगा 31 मार्च, वहां तक का इंटरेस्ट सेलर को मिला है, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त तक है ना। तो अगस्त नहीं गिनना, ना मार्च काउंट करना ना अगस्त काउंट करना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ के लिए, ठीक है ना। तो इस केस में अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 300 और मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट अपन ने परचेज की उनकी फेस वैल्यू कितनी है, 30,000। 30,000 पे 15% के हिसाब से 4 मंथ का, तो 30,000 पे 15% के हिसाब से डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इट कम्स टू 1500। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट के अंदर क्या है, एडेड है। तो 31,100 प्लस 642 जो हम लोग ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हैं, दिस अमाउंट इज एक्सक्लूडिंग मार्केट प्राइस। मतलब ये जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसके अलावा 642 का पेमेंट यहाँ पे हो रहा है ना। और उसमें से 1500 आपको माइनस करना है। तो माइनस 1500 करोगे तो 31,242, तो ये आपका क्या है, कॉस्ट आ गया। ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या है ये, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। अब अगर मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री करूँ तो मैं क्या करूँगा पता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विद कॉस्ट, एंड कॉस्ट इज 31,242। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट अकाउंट कितना है 1500, और टू बैंक, जो भी टोटल होगा वो बैंक में चला जाएगा। और इसी को अगर मैं बोलूं कि अगर मार्केट प्राइस क्या है
इफ मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इफ मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस कितनी है 32,100, ठीक है, प्लस ब्रोकरेज 642। इंटरेस्ट डिडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एडेड ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है 32,100 प्लस 642 करना है। तो इस केस में तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट आएगा ना वो आएगा 32,742 और एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कहाँ से कहाँ तक, लास्ट ड्यू डेट 31 मार्च है, लास्ट ड्यू डेट इज 31 मार्च और ट्रांजैक्शन डेट है 1 अगस्त। वही सेम है, कितने मंथ का कैलकुलेट होगा 4 मंथ का। तो 30,000 की फेस वैल्यू पे 15% के हिसाब से 4 मंथ का क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 30,000 पे 15% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से 1500 का इंटरेस्ट अलग से क्या होगा, पेमेंट होगा। इस केस में अगर मैं एंट्री करूं तो मैं क्या करूंगा पता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विथ कॉस्ट विच इज 32,742, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट विथ 1500 टू बैंक, जो भी टोटल होगा। तो कुछ बच्चे क्या है दिमाग में ऐसा सेट कर लेते हैं, क्या चीज़, कि अगर आपकी मार्केट प्राइस जो है ना वो एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा है, जबकि अगर आपकी मार्केट प्राइस एक्स इंटरेस्ट है इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट एक्सक्लूडिंग, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है ना वो एक्सक्लूडिंग मार्केट प्राइस है, अलग से पेमेंट होगा। देखो एक बार, आया समझ में। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरेज का जो कैलकुलेशन है ना, ब्रोकरेज का कैलकुलेशन हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट है, जो ऊपर मार्केट प्राइस लिख रहे हो उसी पे क्या होता है, ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है। और नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप खरीदते समय अगर आप ब्रोकरेज पेमेंट करोगे तो उससे आपकी परचेज कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। तो जो मैंने अभी तक समझाया उससे एक चीज़ अपनी क्लियर हो जानी चाहिए, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज। तो क्या एंट्री करेंगे जब आप परचेज करेंगे, तो अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा तो वो अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विद कॉस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक टू बैंक, ठीक है। और कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। अगर आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज एक्सेट्रा जो भी आप पे कर रहे हो और माइनस उसमें से इंटरेस्ट होगा लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक, जो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। एंड इफ योर मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर आपका मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से होगा, एडिशनल पेमेंट होगा। तो इफ़ योर मार्केट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट तो कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो, ब्रोकरेज एक्सेट्रा कुछ है तो ऐड हो जाएगा, ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की क्या है, कॉस्ट है। और लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, एडिशनली कैलकुलेट हो जाता है, तो वो अलग से क्या होता है, उस केस में पेमेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब आप सेलर बन के सोचो कि जो बायर पे करेगा वही सेलर को मिलेगा ना, जो बायर पे करेगा वही सेलर को मिलेगा ना। तो अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल, तो आप सोचो कि जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे ना तो इन्वेस्टमेंट्स का आउटफ्लो होगा और कैश आएगा। तो बोथ आर द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो बहुत नॉर्मल है, अपने आप को समझाओ कि सेलर को वही मिलेगा जो बायर ने पेमेंट किया है, और बायर ने इन्वेस्टमेंट के लिए भी पेमेंट किया और इंटरेस्ट के लिए भी पेमेंट किया। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो सेलर की बुक में एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू इन्वेस्टमेंट। तो जो इंटरेस्ट के लिए मिल रहा है वो इंटरेस्ट अकाउंट में जाना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट सेल करने से मिल रहा है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखो अपनी केस में अपन ने बात किया था कि 110, याद है 110 क्या है, कम इंटरेस्ट से, और 5 रुपीज़ क्या हो रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर ने 110 का पेमेंट किया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो सेलर को क्या मिल रहा है, 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है, किस में से, 110 में से। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सेल आउट करने से तो 105 मिल रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इफ़ 110 मार्केट प्राइस, इफ़ 110 मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल 110 मिलेगा, उसमें से 5 क्या है, उसमें से 5 इंटरेस्ट है। तो 110 में से 5 इंटरेस्ट है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सेल करने से आपको 105 मिला, टोटल 110 मिला, पर 5 तो इंटरेस्ट से, इन्वेस्टमेंट नहीं भी सेल करते तो भी मिलता, समझ रहे हो। तो टोटल 110 मिला जिसमें 5 इंटरेस्ट है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट सेल करने की वजह से जो आपको अमाउंट मिला वो कितना मिला, 105। और इसको हम लोग बोलते हैं नेट कैश रिसीव। ये 105 जो है ना, इसको बोला जाता है नेट कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैं बोलूं तो टोटल कैश रिसीव तो 110 है, पर उसमें से 5 इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना है, 105 है। और यही सोचो इस एग्जाम्पल में, यहां पे जो अपन बात कर रहे थे, है ना, इस एग्जाम्पल में इफ योर 110 इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, अगर आपका 110 क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब सेलर को 110 रुपये इंटरेस्ट के अलावा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता पता है, 110 जो है वो किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके अलावा 5 इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब टोटल अमाउंट उस केस में कितना मिलेगा, 105। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं ना, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट का अमाउंट देना पड़ता है। और जब हम लोग अदर देन ड्यू डेट के अलावा किसी डेट पे अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, तो मुझे उस केस में क्या होगा पता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक। तो एज ए सेलर जब आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो, सोचो एज ए बायर जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो एंट्री क्या हो रही थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एज ए सेलर जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो आपको अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है और टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट होगा किससे, विथ नेट कैश रिसीव से। और इंटरेस्ट अपने को कहां से कहां तक मिलेगा बताओ, लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक। तो इस एंट्री को, तो ये एक अकाउंटिंग एंट्री क्लियर हो गई कि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एंट्री क्या करोगे, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट।
तो इंटरेस्ट तो लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट, क्योंकि जो बायर पे करेगा वही सेलर को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो उतने अमाउंट से होगा जो इन्वेस्टमेंट सेल करने से आपको रिसीव हुआ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट कैश रिसीव। तो जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो ना, व्हेन यू परचेज इन्वेस्टमेंट्स, तो अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए वी रिक्वायर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज, एंड व्हेन वी सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, तो एंट्री करने के लिए वी रिक्वायर टू फाइंड आउट नेट कैश रिसीव। और नेट कैश रिसीव कैसे कैलकुलेट होगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश रिसीव। नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश रिसीव। और फिर यहां पे वही बोलूंगा कि इट डिपेंड्स कि मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट और मार्केट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट, कि आपका मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। इस पे डिपेंड करता है कि एनसीआर कैसे निकलेगा। अब यहां पे अगर अपन कैलकुलेट करें एनसीआर, तो अपन क्या बोलेंगे पता है, सबसे पहले आप क्या ले लो, कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो आप यहां पे ले लो कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट तुमने सेल की है उसका कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस। अब क्या होता है कि परचेज करते समय जब कोई एक्सपेंस पेमेंट करते हैं ना, जब आप परचेज करते हो और परचेज करते समय अगर मैं कोई एक्सपेंस पेमेंट करता हूँ, मीन्स एक्सपेंस पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज जो है वो मेरी कॉस्ट बढ़ा देता है। और सोचो अगर आपने सेल करते समय एक्सपेंस किया ना, सेल करते समय कोई एक्सपेंस किया तो उससे रिसीव होने वाला कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लो मुझे टेलीविज़न टीवी सेल करना है, ठीक है, और मैंने उस टीवी को 50,000 में सेल कर दिया, और कंडीशन ये है कि मुझे उसको बायर के घर तक ड्रॉप करना है उस टीवी को। तो मैंने 50,000 में सेल किया विद ए कंडीशन कि मुझे उस टेलीविज़न को क्या करना है, बायर के घर तक छोड़ना है। और बायर के घर तक ड्रॉप कराने का एक्सपेंस कितना हुआ, 1000। इसका मतलब क्या हुआ पता है, टीवी सेल करने से मुझे 50 मिला, जिसमें से मुझे 1000 का क्या हुआ, एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ा उस सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे टीवी सेल करके 49 ही मिला। तो 50,000 इज माई मार्केट प्राइस, पर 49,000 इज नेट कैश रिसीव। 49,000 इज नेट कैश रिसीव कि मुझे बेच के 49 ही मिला। तो बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि खरीदते समय, परचेज करते समय अगर आपने एक्सपेंस किया तो दैट विल इंक्रीज योर कॉस्ट, पर अगर सेल करते समय अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, सेल करते समय अगर आपने कोई एक्सपेंस किया तो दैट विल रिड्यूस योर नेट कैश रिसीव। तो परचेज करते समय जैसे हम लोग एक्सपेंस ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकरेज एक्सेट्रा जो भी है वो इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। तो लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट वो बताओ। इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए इन ऑल चैप्टर वी रिक्वायर 3 थिंग्स, अमाउंट, रेट और पीरियड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू पीरियड डिवाइड बाय 12। और पीरियड अपने को लेना है लास्ट ड्यू डेट से कहाँ तक, ट्रांजैक्शन डेट तक। बस ये जो अमाउंट बचेगा दैट इज एनसीआर। तो फर्क क्या हुआ, खरीदते समय कॉस्ट कैलकुलेट होता है,
बेचते समय एनसीआर कैलकुलेट होता है, और दोनों की कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है कि परचेज करते समय अगर आपने कोई एक्सपेंस पेमेंट किया है दैट विल इंक्रीज योर कॉस्ट, पर सेल करते समय बेटा अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया तो दैट विल रिड्यूस योर नेट कैश रिसीव, इसलिए ये एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। और सोच के बताओ जिसको इतना समझ में आ रहा हो कि इफ मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर आपका मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो क्या होगा, तो आप क्या करो, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है सर। फिर अगर आपने कोई भी ब्रोकरेज एक्सेट्रा कोई पेमेंट किया तो वो इसमें से माइनस होते ही ये तुम्हारा एनसीआर आ जाएगा। और अगर एक्सपेंस नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि जो मार्केट प्राइस है वही एनसीआर है, और इंटरेस्ट अपने को एडिशनली रिसीव होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एडिशनल इंटरेस्ट अलग से मिलेगा मार्केट प्राइस के अलावा। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट क्या होगा, अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही सेम फेस वैल्यू पे निकलेगा, तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड डिवाइड बाय 12। और पीरियड कहाँ से कहाँ तक लोगे, लॉजिक क्या बोलता है पीरियड के लिए बेटा, लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट, लास्ट ड्यू डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक का पीरियड लेना पड़ेगा, समझ में आया। तो जब इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल करते समय आपको इंटरेस्ट भी रिसीव होगा और इन्वेस्टमेंट का पैसा भी रिसीव होगा, तो यू विल रिसीव टू अमाउंट, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट वही लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बेचने से जो पैसा मिलता है दैट इज नोन एज एनसीआर। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट, और टू इन्वेस्टमेंट विद एनसीआर। और एनसीआर की कैलकुलेशन कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। तो सोच के देखो एक बार, क्लोज योर आइज एंड थिंक कि अगर आपका मार्केट प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो, उसमें से आप एक्सपेंसेस जो भी हुआ है क्योंकि उससे कलेक्शन कम हो गया तो एक्सपेंस माइनस कर दो, और इंटरेस्ट जो उसके अंदर एडेड है मार्केट प्राइस में वो भी माइनस कर दो। और अगर आपका मार्केट प्राइस क्या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, अगर आपका मार्केट प्राइस क्या है, अगर आपका मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो फिर उस केस में एनसीआर कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो, ठीक है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, दैट्स इट, जो आएगा वो एनसीआर हो गया। और इंटरेस्ट अपने को अलग से मिलेगा, एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक फेस वैल्यू के बेस पे, समझ में आया। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑन 1st March मिस्टर एक्स सोल्ड 200 14% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 109, ठीक है, और ब्रोकरेज 1% जो हमने पेमेंट किया है, चलो 2% ब्रोकरेज ले लेते हैं, और ड्यू डेट पता होना ज़रूरी है। और ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट अपन ले लेते हैं 30th जून और 31st दिसंबर। ड्यू डेट इज 30th जून एंड 31st दिसंबर, ये दोनों आपकी क्या है, ड्यू डेट्स हो गई। और अपने को करना क्या है, कैलकुलेट एनसीआर इफ मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट और इफ मार्केट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट,
ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। तो जर्नल एंट्री करने से पहले आपको क्या करना होगा, एनसीआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट, इफ मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट, क्या है मार्केट प्राइस, कम इंटरेस्ट से, तो क्या करोगे, कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितने बेचे 200, कितने में बेचे 109, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 109 के हिसाब से 21,800। क्या है ये 21,800, बताओ। ये 21,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है, माइनस ब्रोकरेज, क्योंकि जिसमें थोड़ा भी सेंस है ना कि सेल करने के लिए, सेल कंप्लीट करने के लिए एक्सपेंस करोगे तो दैट विल रिड्यूस योर कलेक्शन। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 2% माइनस कर दूंगा। ब्रोकरेज ऑलवेज कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस, तो 21,800 का 2%, 436 तो ब्रोकरेज ही चला गया, और इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट है। तो लास्ट ड्यू डेट देखो, 1 मार्च से पहले ट्रांजैक्शन जब हो रहा है उससे जस्ट पहले की ड्यू डेट देखो। तो 1 मार्च से पहले मुझे लगता है कि कौन सी ड्यू डेट निकली है, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक हमको एज ए सेलर इंटरेस्ट मिला है। अब उसके बाद जनवरी और फरवरी 2 महीने का इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के बाद मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं बायर से 2 मंथ का इंटरेस्ट लूँगा एंड बायर हैव टू पे 2 मंथ इंटरेस्ट। तो इस केस में इंटरेस्ट फेस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट ले रहे हैं पता है, लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर से 1 मार्च, कितने महीने हो गए, 2 महीने। तो 20,000 इंटू रेट 14% इंटू 2/12, दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग मार्केट प्राइस। कहाँ से है 20,000, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 फेस वैल्यू, तो 20,000 इंटू 14% डिवाइड बाय 12 इंटू 2, तो ये कुछ 467 का इंटरेस्ट आ रहा है। नाउ वी कैन से एनसीआर। तो आपको एनसीआर कैलकुलेट करना है, तो 21,800 माइनस 436 माइनस 467, तो मेरे हिसाब से ये कुछ 20,897 आ रहा है। ठीक है, और जब आप इन्वेस्टमेंट सेल आउट करते हो तो आप क्या सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा या जाएगा, कैश आएगा ना। तो आपको यहाँ पे एंट्री क्या करनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था रे 467, और एनसीआर कितना है 20,897, और ये क्या होगा, टोटल हो जाएगा। तो 20,897 प्लस 467, मतलब टोटल मिला के पेमेंट आ रहा है 21,364। तो ये एंट्री आपकी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की होगी। ठीक है, एंट्री तो सेम है, बस एनसीआर का कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करता है, एकदम लॉजिकल है। तो जितना लॉजिक से सोचोगे लर्न नहीं करना पड़ेगा। और इसी केस में मैं बोलूं क्या, सेकंड, इफ मार्केट प्राइसेस एक्स इंटरेस्ट, मतलब अपने आप को समझाओ, मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का पेमेंट अलग हुआ है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो वो 21,800 आपकी मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गई।
और एकदम कॉमन सेंस है कि सेल कंप्लीट करने के लिए एक्सपेंस करोगे तो आपका नेट कैश रिसीव क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। बस यहाँ पे दिस अमाउंट इज योर एनसीआर। तो 21,800 में से 436 माइनस कर दो तो ये कुछ 21364 आ रहा है। और बच्चों इस केस में इंटरेस्ट एडिशनल कैलकुलेट होगा, एडिशनल इंटरेस्ट। लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर थी, तो 31 दिसंबर से बताओ 1 मार्च, तो कितने महीने का इंटरेस्ट हमको मिलेगा? क्योंकि हमको लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक मिला, जनवरी और फरवरी 2 मंथ हमने होल्ड किया, तो हमको इंटरेस्ट बायर पेमेंट करेगा, तो कंफर्म है, देना ही है। फेस वैल्यू कितनी हो गई 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% इंटू 2/12, 20,000 का 14% डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 467। तो ये कुछ 467 का इंटरेस्ट क्या होगा, अलग से मिलेगा। तो अब अगर आप एंट्री करोगे ना, तो एंट्री तो वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम है इसलिए, और टू इन्वेस्टमेंट क्योंकि आपने सेल कर दिए। तो बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो क्रिएट होगा वो विद एनसीआर होगा 21364। क्या है ये 21364? क्या है ये 21364? ये तुम्हारा एनसीआर है और इंटरेस्ट कितना है 467 है, मतलब टोटल अमाउंट कितना मिलेगा तो आप देख सकते हो 21364 प्लस 467, तो ये कुछ आ रहा है 21831। देखो जिसको समझ में आ रहा है, एंट्री तो सेम ही है, बस फर्क किसका है, इंटरेस्ट का है। तो मैं यहाँ तक टॉपिक 2 भी डिस्कस के 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। कौन कौन से 2 पॉइंट कंप्लीट किए? अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विद कॉस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट टू बैंक। कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। अगर मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो, अगर मार्केट प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट है, क्या करोगे? अगर मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो, मतलब मार्केट प्राइस के अंदर इंटरेस्ट क्या है, एडेड है, तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट? सोचो फॉर्मेट अपने आप, कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो प्लस ब्रोकरेज एक्सपेंसेस जो हुआ है और माइनस इंटरेस्ट, तो वो कॉस्ट आ जाएगा। तो कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। एंड इफ योर मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब जो मार्केट प्राइस है वो इंटरेस्ट के अलावा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट का पेमेंट एडिशनली होगा। इन दैट केस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, पर अलग से, एडलेस नहीं होगा वो। तो इस केस में क्या करोगे, इफ़ योर मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो आप एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज एक्सेट्रा कुछ पेमेंट हुआ है तो ऐड कर दो, दैट विल बी योर कॉस्ट। सॉरी यहाँ पे थे, तो ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट जो है वो लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक क्या होगा, अलग से कैलकुलेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट क्या करते हो, सेल करते हो, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का इंटरेस्ट, और टू इन्वेस्टमेंट विद एनसीआर। और एनसीआर कैसे कैलकुलेट होगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट प्राइस जो है वो कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। तो अगर आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो क्या करोगे, आप कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ले लो, उसमें से ब्रोकरेज एक्सेट्रा क्या होगा, माइनस होगा, और इंटरेस्ट भी क्या होगा, माइनस होगा, तो एनसीआर आएगा। और इफ़ योर मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इफ़ योर मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो मार्केट प्राइस में इंटरेस्ट एडेड ही नहीं है तो माइनस नहीं होगा, बस वो अलग से कैलकुलेट होगा। तो फिर उस केस में क्या करोगे बेटा, एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो और माइनस एक्सपेंसेस ब्रोकरेज वगैरह जो माइनस है वो माइनस कर दो, तो एनसीआर आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या होगा, अलग से कैलकुलेट होगा फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है।
चलो आपके लिए मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट इफ फर्स्ट if market price is first कम इंटरेस्ट और सेकंड एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है ना। क्या लिख रहे हैं हम लोग? 500 11% डिबेंचर्स परचेज एट द रेट ऑफ 115। ठीक है, कंपनी की दो ड्यू डेट है, 30th जून और 31st दिसंबर, एंड ट्रांजैक्शन डेट इज 1st अक्टूबर। ठीक है, और इस केस में आपको कॉस्ट कैलकुलेट करके जर्नल एंट्री करनी है। और एक और लेता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआर इफ, जर्नल एंट्री भी लेनी बेटा ना, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआर इफ मार्केट प्राइस इज फर्स्ट कम इंटरेस्ट और सेकंड एक्स इंटरेस्ट। तो ऑन 1st मार्च 600 15% डिबेंचर्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 112 और ब्रोकरेज 2%, और यहाँ पे भी ब्रोकरेज है 2%। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन डेट हो गई और ड्यू डेट जिस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, एक तो 31 मार्च और एक 30 सितंबर। तो आपको क्या करना है, इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और दोनों केस में जर्नल एंट्री देनी है, और इसमें क्या करना है, एनसीआर कैलकुलेट करके दोनों केस में जर्नल एंट्री देना है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको आगे से और देखते हैं क्या करना है। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर।